2024 के इलेक्शन में जो जीता है उसकी जीत भी हार जैसी लग रही है और जो हारा है उसकी हार भी जीत जैसी लग रही है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत किशोर के शब्दों में दिस रिजल्ट ऑफ बीजेपी व्हिच इज द थर्ड बेस्ट रिजल्ट ऑफ बीजेपी is appearing to be the defeat, and Congress, which is the third worst result in their history, is appearing to be the moment of triumph for Congress. 2014 और 2019 के भाजपा के प्रदर्शन से मोदी जी ने एक्सपेक्टेशंस का ग्राफ इतना ज्यादा ऊपर कर दिया था कि आज ये 241 सीटें जो भाजपा ने जीती हैं मोदी जी के कद के हिसाब से बहुत कम लग रही हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी जी को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि 2004 में जब कांग्रेस जीती थी तब सिर्फ 145 एमपी जीते थे और 2009 में इनकी जीत हुई थी तो 206 एमपी थे। तो भाजपा का प्रदर्शन कांग्रेस के 2004 और 9 के प्रदर्शन से काफी अच्छा है। लेकिन ये इलेक्शंस आखिर भाजपा के लिए इतना बड़ा सेटबैक के रूप में कैसे आया? आखिर गलतियां कहां पे हुई? सबसे पहली चीज तो ये क्लियर होती है कि जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के ये सो कॉल्ड एनालिस्ट कहते थे कि भाई अब सिर्फ विकास के मुद्दे पे लड़ाई होगी इलेक्शंस में और जात और धर्म को लोगों ने कहीं पीछे छोड़ दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मोदी जी के जो सपोर्टर्स हैं वो कहेंगे कि इतने एक्सप्रेसवे बने, राम मंदिर बना, इतना टूरिज्म में बूस्ट आया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, फॉरेन पॉलिसी और भी ज्यादा मस्कुलर होगी, ढेर सारी बातें बताई जाएंगी। वहीं जो ऑपोजिशन के लोग हैं, मोदी जी के क्रिटिक्स हैं, वो कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, देश में इन्फ्लेशन बहुत हो गया है, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से भाजपा इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए जो ऑपोजिशन कास्ट पॉलिटिक्स खेल रहा था उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। दलित कितने, मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। जो ग्राउंड पे एक नैरेटिव चल रहा था, जाट समाज के लोग हार रहे हैं और उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा राजस्थान में वोट नहीं दे रहे हैं, वो एक्चुअली में सही साबित हुआ। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? राणाओं की राजधानी में खड़ा में प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये जो वचन राणाओं ने दिया भाई, इस वचन के आगे सारे ढेर हो गए। देश में तुमने हवा निकाल दी भाजपा की। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह को टिकट न मिलना और मुजफ्फरनगर से संगीत सूंघ का रूट जाना एक और मेजर फैक्टर था जिसकी वजह से राजपूत वेस्टर्न यूपी वाली बेल्ट में काफी नाराज थे। वहीं पूर्वांचल के एरिया में राजा भैया ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, जो कि अच्छा खासा एक ठाकुरों का वोट बैंक रखते हैं। और यहाँ अखिलेश यादव की तारीफ करना तो बनता है। उन्होंने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने में गजब की स्ट्रेटजी अपनाई। उनको पता था कि यादव वोट उनके पास रहना है, वो कहीं नहीं जाएगा और मुसलमान उसी को वोट देगा जो बीजेपी को हराएगा। एमपी का वोट बेशक तुम यानी कांग्रेस को डालो, भाई कांग्रेस को डाले बोल के कांग्रेस को जिताना मकसद नहीं, यहाँ बीजेपी का पावर कम करना, उसका कमर तोड़ देना हमारा मकसद है। और इस वक्त समाजवादी पार्टी सबसे डोमिनेंट पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है। तो ऐसे में यादव वोट और मुस्लिम वोट तो उनके पास पहले से था। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया और वो सब उनके अपने कजन्स थे और 2 स्वयं पति पत्नी थे। इसके अलावा सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया गया, बाकी सब अपर कास्ट से लेके नॉन यादव ओबीसी को टिकट दिया गया। ऐसे में यादव मुस्लिम वोट तो सपा के साथ था ही, लेकिन जो नॉन यादव ओबीसी और अपर कास्ट को इन्होंने टिकट बांटे तो इन कास्ट का भी वोट सपा के खाते में आ गया और बीजेपी इस स्ट्रैटेजी को समझ नहीं पाई। एक दूसरा रीजन था कि बसपा को दलित वोट इस बार नहीं मिला। जहां मायावती जी 18 से 19% वोट आराम से ले आती थी, इस बार वो वोट घट के 9% हो गया। और उसका सबसे बड़ा कारण था जो एक फेक नैरेटिव चलता है कि मोदी जी अगर इस बार आ जाते हैं तो वो संविधान को बदल देंगे। मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि भैया हम इसको बदल देंगे। और इस नैरेटिव को काउंटर करने के बजाय भाजपा के लीडर्स खुद कह रहे थे कि इस बार उन्हें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि वो संविधान में कुछ परिवर्तन कर दें। लेकिन वो क्या परिवर्तन होंगे ये चीज नहीं एक्सप्लेन की गई। 400 पार तो है, लेकिन किस लिए? दे लेफ्ट इट ओपन। जैसे 2014 में नारा बना था, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सो पर्पस वाज डिफाइंड। मायावती जी ने 19 मुसलमानों को टिकट दिए लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाया। बसपा के कमजोर होने का और दलित मुस्लिम वोट सपा में ट्रांसफर हुआ है तो वो सीटों में भी दिखाई दे रहा है। मोदी जी अपनी डेवलपमेंटल स्कीम्स का फायदा पासमानदा मुसलमानों को दे रहे थे इस उम्मीद में कि मुसलमान भाजपा को वोट देगा। हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है, वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है।
वेस्ट बंगाल में बहरामपुर लोकसभा सीट है। यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी 5 बार से सांसद का चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इन सभी 5 बार इन्होंने एक हिंदू कैंडिडेट को हराया था। इस सीट में लगभग 52% मुस्लिम आबादी है। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने एक गुजराती मुसलमान को टिकट दिया। अब बंगाली लोगों में बंगाली लैंग्वेज को लेके बड़ा एक गर्व की भावना है, लेकिन जब बात इस्लाम की होती है तो मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट देता है, चाहे फिर वो कहीं का भी हो, क्योंकि तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। और यूसुफ पठान जो एक क्रिकेटर है, उसे बंगाली बोलनी नहीं आती है, गुजराती है। मुसलमानों ने एक तरफा वोट यूसुफ पठान को दिया और अधीर रंजन चौधरी बुरी तरीके से हार गए इस इलेक्शन में। इनफैक्ट यूपी के रामपुर जिले का तो एक गांव जहां पे 100% मुस्लिम आबादी है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। यहाँ पे 2322 वोट पड़ते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 532 लोगों को घर दिए जाते हैं, लेकिन भाजपा को 0 वोट मिलता है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहां 100% मुस्लिम मतदाता है, टोटल वोटिंग हुई है वहां पे 2322। उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। मोदी जी की पर्सनल पॉपुलैरिटी पे काफी लोग वोट दे रहे थे, लेकिन इसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आना था और वो इस बार 2024 के इलेक्शन में आ गया, जहां लोगों में मोदी जी के लिए तो सम्मान था, लेकिन जो लोकल कैंडिडेट था उसके प्रति गुस्सा था। बीजेपी की कमजोर कड़ी क्या है? कमजोर कड़ी है ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी। इसमें क्या हुआ कि जो कार्यकर्ता है वो कह रहे 400 तो आ ही रहा है, मेरा इसको सबक सिखाना है। भीषण गर्मी की वजह से वोटर टर्नआउट कम रहा, जिसमें काफी वोट भाजपा का नहीं बाहर आया। अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा इंडिया शाइनिंग की तरह सुपर फ्लॉप रहा। इनफैक्ट उसने बीजेपी का काफी डैमेज किया, जहां पे बीजेपी के सपोर्टर और वोटर्स को लगा देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है, अब की बार कि भाई 400 पार तो हो ही रही है, तो ठीक है, अगर हम एक वोट नहीं भी देंगे तो क्या फर्क पड़ जाता है। या जो गुस्से में थे उन्हें लगा कि अपने कैंडिडेट को तो हम वोट नहीं देंगे, बाकी मोदी जी तो जीत ही जाएंगे। वहीं ऑपोजिशन में ये क्लियर मैसेज गया कि 400 पार के बाद कहीं ऐसा ना हो कि देश में तानाशाही आ जाए। सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट रीक्ड ऑफ सम कॉन्स्पिरेसी, जिसको ऑपोजिशन ने भुनाया कि भैया ये संविधान बदल देंगे। इसका बीजेपी ने ग्राउंड पे कोई काउंटर नैरेटिव नहीं दिया। तो जो बीजेपी के लाउड माउथ थे, उन्होंने अपने एरोगेंस में या गलती से या इग्नोरेंस में कह दिया भाई क्यों 400 पार चाहिए, बोला हम संविधान बदलना है। दैट हैज डन मटेरियल डैमेज एवरीवेयर टू बीजेपी। इनफैक्ट दलित समाज में जो नॉन जाटव वोट्स थे वो बीजेपी को वोट दे रहे थे, उन्होंने भी ऑपोजिशन पार्टीज को वोट दिया, इस डर से कहीं संविधान चेंज का ये मतलब तो नहीं कि बीजेपी रिजर्वेशन खत्म करने जा रही है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि अमृतपाल जैसा खालिस्तानी जेल में रहते हुए भी इलेक्शंस पंजाब से जीत रहा है। उमर अब्दुल्ला कश्मीर में चुनाव हार जाते हैं और राशिद इंजीनियर जो एक सेपरेटिस्ट है, कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है, वो इलेक्शन जीत रहा है। माफिया गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी इलेक्शन जीत रहा है, लेकिन एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर अन्ना मलाई कोयम्बटूर से इलेक्शन हार जा रहा है। संदेश खाली में इतनी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन वहां की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है बशीरहाट, वहां पे तृणमूल कांग्रेस का प्रत्याशी इतना सब गलत काम करने के बावजूद भी जीत रहा है। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी पे कोई असर नहीं पड़ता है। आखिर योगी आदित्यनाथ यूपी में इतना पॉपुलर क्यों है, इस विषय पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।